हेलो एवरीवन, अनुष्का दिस साइड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंपनी लॉ। गाइस, मैंने आप लोगों को कंपनी लॉ की 2 क्लासेस पढ़ा चुकी हूँ मैं, एंड आज 3rd क्लास है। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाती हूँ। फर्स्ट क्लास में जो कंपनी लॉ की फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड काइंड्स ऑफ कंपनी। ये सारा कुछ मैंने आपको कंपनी लॉ की फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। सेकेंड क्लास जो थी हमारी कंपनी लॉ की, उसमें मैंने आपको सिखाया था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि किसी भी कंपनी को कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, वो सब मैंने आपको सिखाया था। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको सेकेंड क्लास में बताया था, जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पर थी क्लास, उसमें जो सेकेंड स्टेज थी दैट वाज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी को, आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जब हम उनको अप्लाई करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको फाइल करने पड़ते हैं। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था दैट वाज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOA। तो उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि MOA क्या होता है, MOA की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके क्लॉजेस क्या हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं MOA। गाइज, ये जो टॉपिक है ये हमारे BBA 4th सेमेस्टर, CS एग्जीक्यूटिव, CA, BCom ऑनर्स, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको इतना पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आप आगे कंपनी बनवाएंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कि हम जब कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजना होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो ये नॉलेज के लिए आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बताऊंगी कि ये होता क्या है। मेमोरेंडम इज अ डॉक्यूमेंट of a company which provide a lot of information about the company। ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको कंपनी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है, राइट। इट कंटेन्स नेम, इसमें क्या होगा, कंपनी का नाम होगा कि आपकी कंपनी किस नेम से रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड ऑफिस, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, राइट। थर्ड इज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स गोल्स, आपने कंपनी क्यों बनाई है, किस पर्पज से आपने कंपनी बनाई है, क्या बिजनेस कर रहे हैं आप, आपकी पावर्स क्या हैं, आपका स्कोप क्या है, किन लिमिटेशंस में रहकर आपको वर्क करना है। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट्स में पता चलेंगी। एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी, आप कंपनी की कैपिटल कितनी रखेंगे, किस कैपिटल से आप स्टार्ट करेंगे अपनी कंपनी को। एज वेल एज इसके साथ साथ लिमिट्स ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी रहेगी। इस लायबिलिटी पर मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। फर्स्ट जो हमारी कंपनी लॉ की क्लास थी उसमें मैंने आपको सिखाया था, काइंड्स ऑफ कंपनी पॉइंट था, उसमें हमने कुछ बेसिस थे, उन बेसिस पर कंपनी को डिवाइड किया था। तो एक आपका पॉइंट ये भी था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, क्या उनको पे करना होता है। तो उसके भी पॉइंट्स थे, वो भी हम इसी वीडियो में, इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे, राइट। अभी आप ये समझो कि ये जो मेमोरेंडम है उसमें वो चीज़ लिखी होती है कि कंपनी के मेंबर्स की कितनी लायबिलिटी होगी, उनको कितना पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है, मेमोरेंडम इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। इट कंटेन्स नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट्स एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी एज वेल एज लिमिट ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। ये हमारा हुआ मीनिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है दैट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मीनिंग ऑफ चार्टर, मैंने आपको बोला कि ये जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिस इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्टर का मतलब क्या होता है, तो मैं वो आपको सिखाती हूँ।
मीनिंग ऑफ चार्टर, अ रिटन स्टेटमेंट, ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम उसको बोल रहे हैं दिस इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब वो एक रिटन स्टेटमेंट है, रिटन डिक्लेरेशन है। दिस इज डिक्लेरेशन, ओके। अ रिटन स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, एक डिक्लेरेशन है जिसमें कि राइट्स बताए गए हैं कंपनी के, कि कंपनी के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या पावर्स हैं, बिलीव्स कि क्या क्या अजम्पशंस हैं, कंपनी क्या क्या एज्यूम करती हुई चल रही है, एंड पर्पजेज वही ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी कंपनी और अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो जिसके लिए भी बना रहे हैं, अगर हम ये डिक्लेरेशन बना रहे हैं कंपनी का, तो कंपनी के राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, और अगर ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बता रहे हैं तो उनके राइट्स, पावर्स एंड सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये हो गया चार्टर का मतलब। अभी मैंने आपको बस बता दिया चार्टर का मतलब, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है चार्टर का मतलब, ठीक है। यहाँ पर आपको बस ये है, मेमोरेंडम इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, उसमें कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस क्या हैं चार्टर की, राइट। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस बोर्न, इन्होंने डेफिनेशन जो दी है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच अ कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। इनके अकॉर्डिंग जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी की सारी कंडीशंस दी होंगी जिनके बेस पर कंपनी रजिस्टर्ड होगी। मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, तो हमें अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होता है। तो वो वही कह रहे हैं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी की सारी कंपनी की जो डिटेल्स हैं, जिन कंडीशंस पर कंपनी वर्क करेगी, वो सारी डिटेल्स, सारी कंडीशंस इसमें दी होंगी, राइट। गाइस, ये हुआ मीनिंग ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ये हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, एक और डेफिनेशन है वो आप देखिए। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस द MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आप बार बार पढ़ेंगे कंपनी लॉ पढ़ते टाइम, तो आप इसको याद कर लीजिए। द फुल फॉर्म ऑफ MOA इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। The MOA of a company is its character and defines the limitations of company established under the act. ये बताता है कि कंपनी की लिमिट्स क्या हैं। लिमिट्स मीन्स कंपनी का स्कोप क्या है, इसके बाहर जाकर कंपनी काम नहीं कर सकती। कंपनी को इन्हीं लिमिटेशंस के अंडर में रहते हुए वर्क करना होता है। तो ये हमारी दो डेफिनेशंस हो गई। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, एंड वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये जो गाइस नोट्स है ना, वो हम टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग उनको नोट कर लीजिएगा, जिससे आप लोग आगे रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आगे स्टार्ट करने जा रही हूँ। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। The first is it is a fundamental document और charter document of the company। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ ये charter document है। Charter means it's a declaration और it's a written statement जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी के पावर है, कंपनी की लिमिटेशंस हैं, स्कोप बताया जाएगा, कंपनी का नेम होगा, कंपनी का ऑफिस का एड्रेस होगा, ये सारी चीज़ें कैपिटल होगी, सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। तो दिस इज़ अ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। Second is it is essential। Essential means it's important for every company, चाहे ये पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, OPC हो, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी हो, MOA बनाना सबके लिए मस्ट है। ये ऑप्शनल नहीं है, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। It is essential for every company to prepare its own memorandum for its registration। आपको जब अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा और इसको फाइल करना होगा टू ROC फॉर द इनकॉर्पोरेशन और फॉर द रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये हर एक कंपनी अपना अलग अलग बनाएगी।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी और कंपनी का MOA कॉपी कर लिया और किसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल कर दिया। ये हर कंपनी अपना अपना MOA अलग अलग खुद बनाएगी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करेगी। थर्ड इज इट शुड बी ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय एवरी कंपनी। जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया ये वही है कि ये हर कंपनी अपना ओरिजिनल खुद ही बनाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी दूसरी कंपनी का उठाकर कॉपी कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर कंपनी का नेम अलग अलग होगा, उनके ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, उनकी पावर्स अलग अलग होंगी, कंडीशंस जिन पर वो काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। इसीलिए हर कंपनी को अपना MOA बनाना ज़रूरी है ओरिजिनल फॉर्म में। इट कांट बी कॉपीड by any company. Third one is it should be originally, sorry it is repeated. Fourth point is it contains objects of the company. ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, किस लिए कंपनी बनाई गई है, ये सारी चीज़ें। The next fifth point is it contains the limitations or powers of the company. कंपनी को किन कंडीशंस के अंदर काम करना है, क्या क्या स्कोप है, इसके बाहर जाकर कंपनी काम नहीं कर सकती, ये वो चीज़ें हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं स्कोप, राइट। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज इट कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच अ कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। वही किन कंडीशंस में रहकर कंपनी को काम करना है उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल कंडीशंस। ये गाइस सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। Seventh point is on registration of memorandum the company is deemed to have been registered. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का जो सेकंड स्टेज था दैट वाज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सो जब हम ये डॉक्यूमेंट्स लाइक MOA, AOA इन सबको जब हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजते हैं और उनको वो वेरीफाई करने के बाद उनको लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक हैं, वैलिड हैं, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, उनको रजिस्टर्ड कर देता है। जैसे ही वो रजिस्टर्ड कर देता है तो क्या हो जाता है, कंपनी रजिस्टर्ड मान ली जाती है, उनके रिकॉर्ड्स में हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। The eighth point is on registration the memorandum becomes a public document. जैसे ही रजिस्ट्रार हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है वैसे ही हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती है। उसके बाद हमारे MOA को, बिकॉज ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया है तो हमारे ये जो MOA है हमारी कंपनी का उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी सर्च करके नेट पर हमारी कंपनी के MOA को देख सकता है कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनी की पावर्स क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है एंड कंपनी की कंडीशंस क्या हैं जिन पर कंपनी वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनके MOA को रीड करना चाहिए कि कंपनी किस लिए बनाई गई है, कंपनी की पावर्स क्या हैं, सारी चीज़ें कंपनी से रिलेटेड आपको पता होंगी, तभी आप उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, अपना पैसा लगाएं। विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट रीडिंग इन MOA, you should not invest your money in any company, right? तो वही लिखा है on registration the memorandum becomes a public document which can be inspected by any person. Example, by shareholder. ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया शेयर होल्डर का, सॉरी नॉट बाय शेयर होल्डर, इट्स बाय इन्वेस्टर। You can say it's shareholder but investor will be more good. एक और एग्जाम्पल है बैंक। आप अगर कंपनी आपकी बैंक से लोन लेना चाह रही है तो जो बैंक है वो भी आपके MOA को चेक करेंगे, कि कंपनी की कंडीशंस क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या है। तो इसलिए वो चेक करते हैं। इन चीज़ों को चेक करने के बाद ही वो आपको लोन देंगे क्योंकि उनको लगना चाहिए कि कंपनी उनका पैसा वापस कर देगी। इसीलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर एंड बैंक, ये समझने के लिए मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। The next characteristics is on registration, it's a binding on the company and its members.
जैसे ही कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो आपका जो MOA है वो कंपनी पर भी बाइंड हो जाता है और मेंबर्स पर भी। कंपनी बाउंड हो जाती है कि हमने जो MOA में लिख कर दिया है दैट इज़ करेक्ट, और जो लिख कर दिया है वो हम करेंगे, राइट। मेंबर्स भी लायबल हो जाते हैं। अगर MOA में मेंबर्स की लायबिलिटी जो लिखी हुई है तो मेंबर्स उन चीज़ों के लिए लायबल होंगे, मेंबर्स को वो चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। तो ये बाउंड मेंबर्स एंड कंपनी को बाउंड करता है। The 10th point is MOA is alterable and re-alterable. Alterable means इसको चेंज कर सकते हैं। गाइज अगर हमने आज कंपनी बनाई और MOA अपना रजिस्टर करवा लिया, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में ऐसा लगता है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, राइट, लाइक हमने अपना ऑफिस चेंज किया या हमने अपना ऑब्जेक्ट चेंज किया, कोई भी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, तो हमें अपना MOA भी चेंज करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इट इज़ ऑल्टरेबल। आपने एक बार चेंज कर दिया, फिर आपको अगर लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं तो आप इसको री ऑल्टर भी कर सकते हो, मतलब दोबारा चेंज भी कर सकते हो। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक कंडीशन है कि आपकी कंपनी को उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नोट डाउन दिस, नीड स्पेशल रिजोल्यूशन। गाइस एक रिजोल्यूशन पास करके हम जो है अपने MOA को ऑल्टर भी कर सकते हैं, री ऑल्टर भी कर सकते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है ये हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ये भी एक अलग टॉपिक है। आप बस ये समझिए कि एक तरह का मेंबर्स मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इसको चेंज करना है, और कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स की कंसेंट अगर है इसके लिए तो हम अपना चेंज कर सकते हैं। तो गाइज हमने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम, 2 डेफिनेशंस पढ़ी कि क्या डेफिनेशंस हैं, उसके बाद हमने इसके फीचर्स पढ़े, उनको समझा कि क्या क्या चीज़ें हमारी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें देखने को मिलती हैं। गाइज आप लोग ये नोट कर लीजिए। दोबारा आपको बताऊंगी कि ये जो नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। जिनको भी नीड है, जो भी हमारी क्लासेस ले रहे हैं, वो पहले इनको नोट करें और फिर अच्छे से समझें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एग्ज़ाम टाइम पे जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके पास नोट्स होंगे, आप बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप अपने नोट्स बनाते हुए चलें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ MOA। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं। वो किसी भी तरह क्वेश्चन कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंस बताइए, इम्पोर्टेंस बताइए, एडवांटेज बताइए, इस तरह की चीज़ें, या मेरिट्स बताइए। तो वो मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या डिफाइन करता है? MOA ऑफ द कंपनी डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, की कंपनी किस लिए बनी हुई है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को भी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स जानने हैं तो बस वो कंपनी के MOA को देख ले, रीड कर ले, उसको पता चल जाएगा कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी किन ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी हुई है और कंपनी को आगे क्या बिजनेस करना है। सेकेंड इज बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कभी अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराने जा रहे हैं। मैं फिर बताऊंगी, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। जब आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी चाहिए, टू फाइल टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज आपकी कंपनी को रजिस्टर नहीं करेगा। दिस इज द चार्टर डॉक्यूमेंट जो आपको बनाना ही पड़ेगा। थर्ड, इट डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ कंपनी। ये कंपनी का स्कोप बताता है कि इससे बाहर जाकर कंपनी वर्क नहीं कर सकती, किन किन फील्ड में कंपनी वर्क कर सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कंपनी का स्कोप क्या है। फोर्थ इज इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। इट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर
कि ये जो है ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो कंपनी में अपना पैसा लगाना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसको कंपनी का MOA रीड करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। MOA रीड या इन्वेस्टिगेट करने का मतलब है आप कंपनी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि ठीक है कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रो करेगी फ्यूचर में, तो आप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। तो आपको किसी से पूछने की कोई भी नीड नहीं है, आप अपना इंटरेस्ट खुद ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। फिफ्थ इज प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कंपनी ने जिनसे पैसा ले रखा है, ठीक है, उधार ले रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक, मैंने यहाँ बताया था, मान लो बैंक से लोन ले रखा है कंपनी ने, तो जो बैंक है वो लोन देने से पहले कंपनी का MOA रीड करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर अच्छी है, कंपनी ग्रोइंग है, लगता है उनको कि कंपनी ने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जो उन्हें फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, तो क्या है कि वो क्रेडिटर उसमें अपना उस लोन दे सकता है, जो बैंक है वो लोन दे सकता है। तो इस तरह से हम जो क्रेडिटर्स हैं वो MOA के थ्रू अपना इंटरेस्ट खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गाइस ये था हमारा सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ MOA। नोट कीजिए आप लोग। गाइस हम आगे पढ़ते हैं। क्लॉजेज ऑफ MOA। क्लॉजेज मतलब क्या क्या पॉइंट्स होंगे जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, तो उसमें कौन कौन से क्लॉजेज होंगे। तो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं 6 क्लॉजेज। यही एग्जाम्स में वो पूछते हैं कि व्हाट आर द क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो 1 बाय 1 मैं आपको सिखाऊंगी कि इन क्लॉजेज में क्या होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो द फर्स्ट इज द नेम क्लॉज, second one is registered office clause, third is object clause, fourth is liability clause, fifth is capital clause, and the sixth one is association clause, और इसको हम बोलते हैं subscription clause। कभी कभी वो सिर्फ नेम ही पूछ लेते हैं कि नेम बताइए इन क्लॉजेस का, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इन नेम्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। लेकिन फिर भी मैं इनमें क्या क्या कवर होता है वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये सारे क्लॉजेज अच्छे से डिस्क्राइब करने होंगे। सो द फर्स्ट इज अ नेम क्लॉज। आप जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे तो उसमें जो फर्स्ट क्लॉज होगा दैट विल बी नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में आप अपनी कंपनी का जो नाम रखने जा रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं कि ये नाम हम अपनी कंपनी का रखें, तो वो आपको नेम क्लॉज में देना होगा। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अब मैं जो बता रही हूँ दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी खोलने जा रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर लगाना होगा। इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्राइवेट कंपनी देन यू हैव टू attach the private limited word in the name of the company. Okay. And if you are going to create a public company, then you will have to use only the word limited with the name of the company. Right? It's clear? एंड एक और चीज़ है, ये तो हो गया कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अब क्या नाम आप रख सकते हैं अपनी कंपनी का, क्या नाम आप रखेंगे, तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी कंपनी का, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि इस तरह से ये चीज़ें आप यूज़ नहीं करेंगे जब आप अपनी कंपनी का नाम रखने जा रहे हैं। फर्स्ट इज़ आइडेंटिकल और सिमिलर नेम। आपको क्या है कि आप कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जिस नाम से ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड हो, जिस नाम से ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या कोई और प्रीवियस लॉ, फॉर एग्जांपल द कंपनीज एक्ट 1956। तो अगर ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है किसी नेम से, तो उस नेम की हम नई कंपनी क्रिएट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेकंड एक और चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने